खास करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। अगले चुनाव में जनता सपा को साफ कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जुबानी हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे, बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे। बबुआ के पास प्रदेश के लिए समय नहीं था। समाजवादी पार्टी गुंडों माफिया की हितैषी है। सपा के समय नकल होता था। पहले गरीबों को जमीन पर कब्जा होता था। कांग्रेस गरीब के हक पर डाका डालती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, बबुआ के पास प्रदेश के लिए समय नहीं है। बबुआ खुद 12 बजे सोकर उठते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। परिवारवाद पर बीजेपी का ये बड़ा हमला, ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बबुआ खुद 12 बजे सोकर उठते हैं, उनके पास प्रदेश के लिए समय नहीं है। समाजवादी पार्टी के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। आरक्षण पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जहां बीजेपी यूपीएससी का नाम ओपीएससी क्यों नहीं कर देती। अखिलेश का यह बड़ा बयान, जहां बीजेपी अपने विचारधारा के लोगों के लिए लगी है। पीडीए की हिस्सेदारी ना के बराबर। संवर्ण आंदोलन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि संवर्ण आंदोलन पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया कि पीडीए की हिस्सेदारी ना के बराबर है और इसके साथ ही बीजेपी अपने विचारधारा के लोगों के लिए लगी हुई है। बीजेपी यूपीएससी का नाम ओपीएससी क्यों नहीं कर देती, ये बड़ी और अहम जानकारी। जहां आरक्षण पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी यूपीएससी का नाम ओपीएससी क्यों नहीं कर देती है। बीजेपी अपने विचारधारा के लोगों के लिए लगी हुई है। पीडीए की हिस्सेदारी ना के बराबर है। सवर्ण आंदोलन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। ये बड़ी जानकारी, जहां आरक्षण पर अखिलेश यादव ने बड़ा जुबानी हमला बोला। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी यूपीएससी का नाम ओपीएससी क्यों नहीं कर देती है। बीजेपी अपने विचारधारा के लोगों के लिए लगी है। पीडीए की हिस्सेदारी ना के बराबर है। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान। सवर्ण आंदोलन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने आरक्षण पर ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी यूपीएससी का नाम ओपीएससी क्यों नहीं कर देती। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी अपने विचारधारा के लोगों के लिए लगी हुई है और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की हिस्सेदारी ना के बराबर है। सवर्ण आंदोलन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। यूपीएससी का नाम ओपीएससी बीजेपी क्यों नहीं कर देती। बीजेपी अपने विचारधारा के लोगों के लिए ही लगी हुई है और इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। और ये देखिए, एक पोस्ट साझा कर अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर तंज कसते हुए आरक्षण को लेकर ये बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव नजर आए, जिसके लिए उन्होंने पोस्ट साझा कर इस बात का जिक्र किया।
और वही बीजेपी का एक बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ में परिवारवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले बयान को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, लेकिन सियासी युवराज राजशाही चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल सिर्फ दूरी बिछाने, झंडा लगाने, दरी बिछाने और नारे लगाने के लिए होता है। पार्टी में अध्यक्ष, सांसद और विधायक बनने के बाद बड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ सैफई के परिवार तक ही सीमित है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां बीजेपी ने तंज कसते हुए ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने कहा कि पार्टी में अध्यक्ष और सांसद विधायक बनने के लिए बड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ सैफई के परिवार तक ही सीमित है। सार्वजनिक मंच से यह शर्मनाक स्वीकारोक्ति अखिलेश यादव की यह दिखाती है कि उनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, ये कोई राजशाही नहीं चल रही है जहां युवराज इस बात को छाती ठोक करके सार्वजनिक तौर पर ऐलान करें कि परिवार के लोग ही चुनाव जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर क्या बाकी पार्टी के कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए हैं, नारे लगाने के लिए हैं, झंडे लगाने के लिए हैं? क्योंकि सैफई कुनबे से ही विधायक या सांसद बनेंगे, पार्टी में टिकट तय करेंगे, पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कानपुर में 70वें राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि जेन जी हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बच्चों और युवाओं के विकास के लिए काम किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे योजना से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। अखिलेश यादव के ब्राह्मण सम्मेलन पर दिनेश शर्मा ने कहा कि चुनाव आते ही लोग अलग अलग सम्मेलन करने लगते हैं। सिर्फ वोट के लिए किसी समाज से प्रेम दिखाना सही नहीं है। विचारों में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि छात्र हमारे हैं और अगर छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे तो सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। दिनेश शर्मा ने दावा किया कि इस बार बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेनजी हमारे हैं और प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं की बात की है, बच्चों की बात की है। और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया कि बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। पीएम मोदी युवाओं की हितैषी हैं। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए दिनेश शर्मा नजर आए और इसके साथ ही अखिलेश यादव के ब्राह्मण सम्मेलन पर ये तंज कसते हुए भी नजर आए। देखिए, ये हमारे लिए पूज्य हैं आचार्य केएम दुबे पद्मेश जी, जो ज्योतिष के मामले में जिनका बहुत बड़ा नाम है। तो वो आज पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के मर्मज्ञ ज्योतिषाचार्य आज यहाँ पर आए हैं। आप देखें, जयपुर से हमारे हैं, आदरणीय हमारे भोपाल से हैं और उधर हमारे गोरखपुर से हैं, जो टेलीविजन से लेके और सब जगह तक का ज्योतिष का एक वृहद ज्ञान रखते हैं। और आगरा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अधिशासी अभियंता का कार्यालय सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उप आवास और विकास परिषद के ई का ऑफिस सील कर दिया गया है। 8 करोड़ 65 लाख रुपए के बकाये को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में कार्यालय में रखी थी 29 आरसी, फिर भी नहीं हुई वसूली की कार्रवाई। ई समेत 8 चैम्बरों पर प्रशासन ने सीलिंग की ये बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों और तहसील टीम के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। आगरा में प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां अधिशासी अभियंता का कार्यालय सील कर दिया गया है। उप आवास और विकास परिषद के ई का ऑफिस को सील कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 करोड़ 65 लाख रुपए बकाये को लेकर ये बड़ा एक्शन हुआ है। ई समेत 8 चैम्बरों पर प्रशासन की सीलिंग की ये बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है आगरा में, जहां प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अधिशासी अभियंता सील कर दिया गया है, जहां आगरा में प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया है।
कार्यालय को सील कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता के कार्यालय को सील किया गया है। उप आवास और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आगरा में प्रशासन ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है, जहां अधिशासी अभियंता के कार्यालय को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कई करोड़ रुपए बकाये को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस बीच कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों और तहसील की टीम के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अधिशासी अभियंता के कार्यालय को सील कर दिया गया है। कार्यालय में रखी गई थी 29 आरसी, फिर भी नहीं हुई वसूली की कार्रवाई और ईई समेत 8 चैम्बरों पर प्रशासन ने ये बड़ी सीलिंग की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों और तहसील टीम के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आगरा में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, बड़ी कार्रवाई हुई है। अधिशासी अभियंता का कार्यालय जो है उसे सील कर दिया गया है। उप आवास और विकास परिषद की ईई का ऑफिस सील कर दिया गया है। 8 करोड़ 65 लाख रुपए के बकाये को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ है। अरुण श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए अब अधिशासी अभियंता के कार्यालय को सील कर दिया गया है, इस बीच क्या विरोध देखने को मिला? अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके की आगरा प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई आगरा में देखने को मिली है। आगरा प्रशासन ने आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता सूरज पाल सिंह के कार्यालय को सील किया गया है। आवास अधिकारियों से जब बातचीत हुई, बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई सूरज पाल से इसलिए की गई है कि उनके ऊपर 8 करोड़ विभाग के ऊपर 8 करोड़ 65 लाख रुपए का बकाया निकल रहा है और उनके जो कार्यालय में 29 आरसी काफी समय से रखी हुई हैं और उस पर कोई भी किसी प्रकार की 29 आरसी जो रखी गई हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेके आगरा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरज पाल सिंह के चैम्बर सहित 8 चैम्बरों को भी और सील किया गया है। जी मैम, जब ये कार्रवाई हो रही थी क्या विरोध भी देखने को मिला? उस दौरान स्थिति क्या थी, माहौल क्या था? जी हाँ, आज जब आज आगरा तहसील की प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची आज कार्यालय में कार्रवाई करने के लिए, इसमें कुर्की के आदेश भी हो गए थे। कुर्की के आदेश के बाद जब टीम पहुंची प्रशासन की, तो वहां पे जो कार्यालय में लोग थे, कर्मचारी थे, उनके साथ टीम की कहा-सुनी भी हुई, वाद विवाद भी हुआ। जब टीम ने उनको समझाया, उसी तरीके से सारे कर्मचारियों को समझा बुझा के बाहर निकाला गया, तब वो प्रशासन ने ये कार्रवाई की गई और उसमें विरोध भी देखने को मिला। सूरज पाल और उनके जो कर्मचारी थे, वहां के आवास विकास परिषद के जो कर्मचारी थे, उनमें काफी विरोध देखने को मिला, मगर उस विरोध के बीच आगरा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरज पाल के चैम्बर सहित 8 चैम्बरों को भी और सील किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगरा में शहर की वार्ड स्तर की समस्याओं के समाधान को लेकर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने शहर के सभी 100 वार्डों के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हर 10 वार्ड की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपी गई है। नोडल अधिकारी अपने अपने वार्डों का नियमित भ्रमण करेंगे और सफाई, सड़क के गड्ढे, पथ प्रकाश, पार्क और आवारा पशुओं से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। इसके साथ ही हर सप्ताह पार्षदों के साथ बैठक कर शिकायतों की समीक्षा होगी। वार्ड स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी भी नोडल अधिकारियों को दी गई है। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तो गड्ढे, पथ प्रकाश और आवारा पशुओं पर फोकस किया गया है। 100 वार्डों पर नगर निगम की नजर अब सीधी है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासनिक जांच में मिला है मदरसे में अवैध निर्माण। जिला प्रशासन की तरफ से ये आरोप के बाद की जा रही थी जांच। शिकायत मुजफ्फरनगर के रतनपुरी इलाके का ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित मदरसे पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। पीला पंजा चला है। प्रशासनिक जांच में मदरसे में अवैध निर्माण मिलने की बात सामने आई है और बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के आरोपों के बाद मदरसे की जांच की जा रही थी। इसी जांच के दौरान अवैध निर्माण मिलने पर जिला प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई।
तो देखिए, प्रशासन का पीला पंजा चला है। ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां धर्मांतरण के आरोप के बाद जांच की जा रही थी और जांच के दौरान ही ये बड़ा खुलासा हुआ और पता चला कि ये जमीन कब्जा है, अवैध कब्जे पर मदरसे की शिकायत, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मदरसे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। प्रशासनिक जांच में मदरसा अवैध निर्माण मिला है, जहां जिला प्रशासन की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर का ये बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी लगातार, जिसके बाद जांच पड़ताल हुई तो पता चला ये अवैध निर्माण है, जिसके बाद प्रशासन का ये बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला। प्रशासनिक जांच में मदरसे अवैध निर्माण मिला है, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। और देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया था जब उसकी जांच की जा रही थी और उसी जांच के दौरान पता चला कि ये निर्माण अवैध है, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला है और साथ ही सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर अवैध निर्माण होगा तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल तय है। और प्रशासन ने देखिए ये बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। तो धर्मांतरण के आरोपों के बाद जांच चल रही थी और जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ कि निर्माण अवैध है। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया था जिसकी जांच की जा रही थी और इसी जांच में ये पता चला कि ये निर्माण अवैध है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो अवैध मदरसे हैं उनकी जांच चल रही है और जो भी अवैध पाया जा रहा है जिसमें दस्तावेज में कमी है उस पर प्रशासन एक्शन ले रहा है। कहीं कहीं पर बुलडोजर भी चल रहा है, चाहे संभल हो, सहारनपुर हो। और अब मुजफ्फरनगर में एक्शन हुआ है। मुजफ्फरनगर में एक मदरसा था जिस पर प्रशासन को संदेह था और जब जाँच कराई गई तो उसका कोई भी लाइसेंस नहीं था और अब उस मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और अवैध निर्माण घोषित किया। प्रशासन ने पहले ऐलान किया और जब कोई भी कागज नहीं लेकर आया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और साथ में आरोप भी लगाया गया कि इस मदरसे में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया थी, धर्मांतरण का काम चल रहा था और काफी दिनों से चल रहा था और अवैध जमीन में भी मदरसा बसा हुआ था। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के रतनपुरी इलाके में मदरसा बना हुआ था। यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर तालीम से ज्यादा यहाँ पे धर्म परिवर्तन की कराने की तालीम दी जाती थी और इसी की जब इनपुट प्रशासन को मिला और उसमें जांच कराई तो मदरसा अवैध पाया गया और इस पर कार्रवाई हुई है और जिन लोगों ने इसका निर्माण कराया था उन पर भी एक्शन होगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और वही आपको बता दें कि जेएमयू के मुख्य गेट के बाहर डॉक्टरों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा 12,000 रुपए का स्टाइपेंड अपमान है, जबकि 30,000 रुपए सम्मान है। डॉक्टर स्टाइपेंड को 12,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग की गई है और ऐसे में मांगे पूरी नहीं होने पर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन को देखते हुए केजीएमयू मुख्य द्वार पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो देखिए, डॉक्टर यहां पर सड़कों पर बैठकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगामी त्योहारों को देखते हुए दूध और दुग्ध उत्पादों खासकर खोए में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने कानपुर देहात और कानपुर नगर में बड़ा अभियान चलाया है। जो आपको बता दें, अपर आयुक्त की निगरानी में 24 प्रवर्तन टीमों ने विभिन्न खोया निर्माण इकाइयों और मंडियों में छापेमारी की। अभियान के दौरान कुल 28 खाद्य नमूने जाँच के लिए गए और करीब 1.5 लाख रुपए की संदिग्ध खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। कानपुर देहात के रसूलाबाद में खोया निर्माण इकाई से SMP और करीब 15 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बरामद हुआ, जबकि करीब 100 किलो दूषित खोया नष्ट करवाया गया है। और इस बीच तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जबकि
मामले में बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 3 खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण पर निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। कानपुर नगर की खोया मंडियों में भी कार्रवाई करते हुए करीब 4.30 कुंटल खोया नष्ट कराया गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। कानपुर में रावतपुर थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी में बीजेपी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अशोक कुमार के घर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और 2 कमरे में रखी अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात समेत करीब 15 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। दरअसल अशोक कुमार आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ आए हुए थे। देर शाम तक घर लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चोरों की पहचान का प्रयास कर रही है। और संडीला रेलवे स्टेशन पर रविवार को ट्रेन के उतरते समय ही परिवार के 3 लोग गिरकर घायल हो गए। संडीला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बरेली बनारस ट्रेन से उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों नीचे गिर गए। हादसे में उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि व्यक्ति और उनके बेटे को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी संडीला पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। फतेहपुर में रिश्तेदारी में आई युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में हुआ। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो आपको बताते चले, करंट लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिस करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद से परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बुलंदशहर में हरिद्वार से आगरा डाक कावड़ लेकर जा रहे बाइक सवार कावड़ियों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 कावड़िए घायल हो गए हैं। सभी घायल को इलाज के लिए खुर्जा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 कावड़ियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे से गुस्साए कावड़ियों ने मौके पर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कावड़ियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कावड़िए शांत हुए। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना सदर क्षेत्र की प्रतापपुरा स्थित चौपाटी में ब्रदर्स छोले कुलचे वाले दुकानदार पर ग्राहक को चाकू मारने का ये बड़ा आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि ग्राहक के खाते में गलती से अधिक रकम ट्रांसफर हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और इसी दौरान दुकानदार द्वारा ग्राहक पर चाकू से हमला करने का आरोप है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो दुकानदार पर चाकू मारने का ये बड़ा आरोप है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहक पर हमला किया गया है। जहां दबंगई का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।